This is today's session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is how will bribery charges impact Adani. In this article we will discuss about allegations imposed by US Department of Justice against Adani Group. The second issue is related to anti-conversion bill in Rajasthan, and the third issue is related to H5N1 virus or bird flu, and fourth issue is related to cyclone Fangol. Fifth issue is related to plastic treaty talk in South Korea. So let's discuss all the issues in detail. What is Adani bribery case? In this article, we will discuss about allegations put on Gautam Adani by US Department of Justice. Last week, the US Department of Justice charged two officials of renewable energy company listed in US in connection with the bribery case. Last week, US Department of Justice ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है और यूएस में लिस्टेड है, इसके टू ऑफिशियल्स और इसके चेयरमैन गौतम अडानी के अगेंस्ट ब्राइबरी चार्जेज से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए हैं. सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ एन अडानी ग्रुप कंपनी हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन वेरियस इंडियन स्टेट टू रिसीव बिजनेस फेवर्स. अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि अडानी ग्रुप ने बिजनेस फेवर्स को रिसीव करने के लिए इंडिया में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ब्राइब्स गिवन की हैं. व्हाट आर द एलिगेशंस? अडानी ग्रुप पर क्या एलिगेशंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाए गए हैं? द यूएस Department of Justice alleged that the Adani Green Energy Limited promoter and senior officials paid bribes with $265 million to officials in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir for the sale of renewable energy produced by AGEL. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीनियर ऑफिसर्स पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने इंडिया के कुछ स्टेट में सच एज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर स्टेट्स में ऑफिशियल्स को इसलिए ब्राइब्स दिया है सो दैट अडानी एनर्जी लिमिटेड कंपनी को इन स्टेट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेल करने की इन्हें परमिशन मिल जाए. It is alleged that these bribes were paid so that state power distribution companies would purchase 8 gigawatt worth of energy from AGL's renewable energy project. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि अडानी ग्रुप ने इसलिए यहाँ पर ब्राइब्स दिया है सो दैट स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अडानी ग्रुप के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही रिन्यूएबल एनर्जी को बाय कर सकें. स्पेशली 8 गीगावाट एनर्जी को डिस्कॉम कंपनी बाय कर सकें. इसलिए यहाँ पर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दी गई है. बिकॉज डिस्कॉम कंपनीज जो हैं, इन कंपनीज के थ्रू स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पहुँचाई जाती है और यहाँ पर ये चार्ज लगाए गए हैं कि डिस्कॉम कंपनीज अब 8 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स AGEL से खरीदें. इसके लिए यहाँ पर ब्राइब्स दिए गए हैं. AGEL मीन्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. Adani Green Energy Limited had won the right to sell renewable energy to interested buyers through the Solar Energy Corporation of India, a public sector unit owned by Center. AGEL अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को सेल करने का राइट यहाँ पर वोन किया था. बिकॉज पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को सेल करने की जो पावर दी गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन पब्लिक सेक्टर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के पास थी. SECI पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सेल कर सकते थे
बट अब यहाँ पर ये पावर AGEL को मिल जाती है। इट इज एलिज दैट डिस्कॉम्स वर अनविलिंग टू परचेज पावर फ्रॉम AGEL ड्यू टू द हाई प्राइस कोटेड। यहाँ पर ये भी एलिगेशन लगाया गया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कि डिस्कॉम कंपनीज अडानी ग्रुप से, इट मीन्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से पावर परचेज नहीं करना चाहते थे बिकॉज इसके प्राइस बहुत हाई थे। हेंस ब्राइब्स वर पेड टू अडानी ग्रुप ऑफिशियल्स टू प्रोड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू परचेज पावर एट प्राइस फेवरेबल टू अडानी ग्रुप। इसके बाद अडानी ग्रुप के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ ब्राइब्स दी जाती हैं सो दैट अडानी ग्रुप के अकॉर्डिंग सेट किए गए प्राइसेस पर डिस्कॉम्स अडानी ग्रुप की एनर्जी को खरीद सकें। Azure Power Energy Limited, a New Delhi headquartered energy company listed in US and whose officials have been indicted for bribery by the Department of Justice in US. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन यूएस में एजोर पावर एनर्जी लिमिटेड कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर इंडिक्टेड किया गया है। एजोर पावर एनर्जी लिमिटेड कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इट इज ऑल्सो एलिज टू हैव colluded with AGEL officers to bribe state officials। इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसने इसके कुछ ऑफिसर्स ने भी यहाँ पर ब्राइब्स लिए या दिए हैं। लीगल फ्रेमवर्क एंड द अडानी ग्रुप्स रिस्पॉन्स। अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है और इनके ऊपर जो एलिगेशंस पुट किए गए हैं उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। यूएस इंडिक्टमेंट प्रोसेस, यूएस के अंदर ये इंडिक्टमेंट प्रोसेस क्या है। एन इंडिक्टमेंट फॉर्मली एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स हु कमिटेड क्राइम्स अलाउंग देम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस। इंडिक्टमेंट फॉर्मली कमिटेड करने वाले, क्राइम कमिटेड करने वाले इंडिविजुअल्स को एक्यूज करता है और उन्हें अपने डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए अलाउ करता है। द केस फॉल्स अंडर यूएस जुरिस्डिक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स एंड मार्केट। ये जो इशू है ये यूएस जुरिस्डिक्शन में इसलिए आता है बिकॉज इसमें कुछ यूएस इन्वेस्टर्स एंड मार्केट का इन्वॉल्वमेंट रहा है। व्हाट इज अडानी ग्रुप रिस्पॉन्स, इस पर अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है। द अडानी ग्रुप डिनाइड ऑल एलिगेशंस emphasizing its commitment to governance and compliance। अडानी ग्रुप ने ऑल एलिगेशंस को डिनाई किया है और इसने एम्फसाइज किया है कि वो ऑल कमिटमेंट का उसने कंप्लायंस किया है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप पर एलिगेशन के बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अडानी ग्रुप कैंसल्ड अ $600 million बॉन्ड ऑफरिंग इंटेंडेड फॉर फॉरेन करेंसी लोन रिपेमेंट। फॉरेन करेंसी लोन रिपेमेंट के लिए $600 million का जो ऑफरिंग बॉन्ड था उसको अडानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया है। शेयर्स ऑफ अडानी कंपनी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली with Adani Energy Solutions falling by 20% and Adani Green losing 18.76%। अडानी कंपनीज के शेयर डाउन हुए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 20% तक रिड्यूस हुए हैं जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 18.76% तक लॉस हुए हैं। आफ्टर यूएस इंडिक्टमेंट Kenya president had cancelled the $736 million PPP deal with the Adani Group to construct a power transmission line। अडानी और केन्या के बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अबाउट $736 मिलियन का पीपीपी डील हुआ था, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील हुआ था। केन्या प्रेसिडेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया है अडानी पर एलिगेशन लगाए जाने के बाद। पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑफ दिस इशू, इस इशू का इंडिया में पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी इन इंडिया डिमांड फॉर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड अडानी रिलेटेड स्कीम। इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने अडानी रिलेटेड स्कीम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश कॉल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ क्रेडिबल सेबी चीफ टू ओवरसी इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करने के लिए क्रेडिबल सेबी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए डिमांड की है। What is anti-conversion law? In this article, we will discuss about why Rajasthan government decided to introduce a bill related to anti-conversion
लॉ। Rajasthan government decided to introduce a bill in the next session of the state assembly to prevent religious conversions carried out by force, fraud or inducement। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट सेशन जो स्टेट असेंबली का होगा उस सेशन में रिलीजियस कन्वर्जेंस के अगेंस्ट एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा। रिलीजियस कन्वर्जेंस जो बाय फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट के थ्रू कराए जाते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए राजस्थान असेंबली के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। द बिल विल स्टॉप द इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ लव जिहाद इन सर्टेन एरियाज ऑफ राजस्थान। ये बिल राजस्थान के सर्टेन एरियाज में लव जिहाद के इंस्टेंसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लॉ ऑन कन्वर्जन बाय वेरियस स्टेट्स में कन्वर्जन से रिलेटेड क्या क्या लॉ है इंडिया के अंदर। नंबर 1, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ओडिशा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जेंस व्हिच लेटर बिकेम अ मॉडल फ्रेमवर्क फॉर अदर स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद ओडिशा फर्स्ट स्टेट बना जिसने रिलीजियस कन्वर्जेंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ इनेक्ट किया। बाद में अदर स्टेट के लिए ओडिशा स्टेट एक मॉडल फ्रेमवर्क के तौर पर बना जिसको फॉलो करते हुए अदर स्टेट में भी रिलीजियस कन्वर्जेंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वेरियस लॉ इनेक्ट किए गए। ओडिशा 1967 एक्ट प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर बाय फोर्स, इंड्यूसमेंट और एनी फ्रॉडुलेंट मींस। ओडिशा के अंदर जो एक्ट रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन के रिलीजियस फेथ को कन्वर्ट कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इट मीन्स बाय फोर्स, इंड्यूसमेंट और एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स के थ्रू किसी पर्सन के रिलीजियस फेथ को कन्वर्ट अनदर पर्सन नहीं करा सकता। नंबर 2, मध्य प्रदेश ब्रॉड इन द मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968। ओडिशा के 1967 एक्ट के जस्ट 1 ईयर बाद एमपी के अंदर भी रिलीजियस कन्वर्जेंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 ब्रॉड किया गया। This had added a provision distinct from the Odisha law, requiring whenever converted any person to intimate the district magistrate that such a conversion had taken place। एमपी के अंदर जो एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया था ये ओडिशा के लॉ से थोड़ा डिस्टिंक्ट था। इसमें ये प्रोविजन कर दिया गया एमपी के अंदर अगर कोई भी पर्सन अदर पर्सन को उसका रिलीजियस कन्वर्ट कराता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचनी चाहिए। ये पहली बार एमपी के अंदर प्रोविजन कर दिया गया। फेलो टू डू सो विद एट्रेड पनिशमेंट एंड फाइंस। अगर कोई पर्सन रिलीजियस कन्वर्जन कराने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस इंक्लूडिंग पनिशमेंट एंड फाइंस, ये लीगल एक्शंस उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। नंबर 3, द कर्नाटक असेंबली ऑल्सो पास्ड एन एंटी कन्वर्जन बिल एमिड स्टिफ ऑपोजिशन। कर्नाटक स्टेट के अंदर भी एंटी कन्वर्जन बिल पास किए गए थे, हालांकि वहां पर बहुत ज़्यादा इसका ओपोज हुआ था। नंबर 4, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2020 says that a marriage would be declared null and void if the conversion is carried out by force, fraud or inducement। यूपी के अंदर भी 2021 में अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट इनिशिएट किया गया था। इस एक्ट के अंदर यह प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई भी पर्सन बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट के थ्रू रिलीजियस कन्वर्ट करा के मैरिज करता है तो इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नंबर 6, MP has passed a new law in 2021. The MP Madhya Pradesh Freedom of Religious Act has having the strict provisions compared to other law। एमपी के अंदर 2021 में एक न्यू लॉ रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया था। एमपी के अंदर ये जो लॉ था ये अदर लॉ के कंपेयर में सबसे स्ट्रिक्ट था। While other states prescribe that an individual must inform a district magistrate 30 days prior to an intended conversion, the MPFRA Madhya Pradesh Freedom of Religion Act increase this to 60 days and make it mandatory for both the individual and the priest facilitating the conversion। एमपी के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड जो लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया था ये अदर स्टेट के लॉ से डिफरेंट और स्टेट इसलिए था बिकॉज यहाँ पर
अदर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 डेज प्रायर इन्फॉर्म करना था, बट एमपी के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 डेज प्रायर देना होगा। साथ में कन्वर्जन कराने वाला पर्सन और मैरिज कराने वाला जो प्राइस्ट होगा उसको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई। मोर देन 10 इंडियन स्टेट हैव पास्ड लॉ प्रोहिबिटिंग सर्टेन मीन्स ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन के सर्टेन मीन्स को प्रोहिबिट करने के लिए इंडिया में मोर देन 10 इंडियन स्टेट ने यहाँ पर लॉ पास किए हैं। सच है, अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में रिलीजियस कन्वर्जन को कंट्रोल करने के लिए लॉ मेकिंग किया। गुजरात 2003 में, छत्तीसगढ़ 2000 एंड 2006, राजस्थान 2006 एंड 2008 और करंट में इस लॉ को यहाँ पर रेटिफाई किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश 2006 एंड 2019, तमिलनाडु अ लॉ वाज इनेक्टेड इन 2002 बट रिपील्ड इन 2004। तमिलनाडु के अंदर भी इस तरह का लॉ 2002 में इनेक्ट किया जाता है, बट 2004 में इसको रिपील्ड कर दिया जाता है। झारखंड 2017, उत्तराखंड 2018, उत्तर प्रदेश 2021 एंड हरियाणा 2021। इन स्टेट के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ एक्ट या रूल्स मेकिंग किए गए हैं। हैव दिस डाटा हैव दिस स्टेट लॉ बीन चैलेंज? क्या कुछ स्टेट के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी एक्ट मेकिंग किए गए हैं क्या उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है? नंबर 1, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 2012 struck down certain provisions of the state's 2006 law restricting conversions, holding them unconstitutional। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2006 में रिलीजियस कन्वर्जन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए थे। उस लॉ के कुछ प्रोविजंस को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट said that the individual converting their faith also enjoyed their right to privacy and the provision to give a month's prior notice to the district magistrate violated this right। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पर्सन अपने फेथ को कन्वर्ट करना चाह रहा है तो वो उसकी राइट टू प्राइवेसी और रिलीजियस फंडामेंटल राइट है। कन्वर्ट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 मंथ प्रायर इन्फॉर्म करना ये राइट टू प्राइवेसी का कहीं ना कहीं वायलेशन है, ऐसा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था। नंबर 2, in 2021 the Gujarat High Court stated some provisions of the Gujarat Freedom of Religion Act 2003 which the state amended in 2021 to add the grounds of marriage to prohibit conversions। गुजरात हाई कोर्ट ने भी गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2023 के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर स्टे लगा दिया है, बिकॉज 2021 में गुजरात ने इस एक्ट को अमेंड किया और इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए मैरिज के ग्राउंड्स को यहाँ पर उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए, बट इसके कुछ प्रोविजंस को गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। नंबर 3, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑल्सो हेल्ड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द MPFRA अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट MPFRA के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। Allahabad High Court allowed several interfaith couples to register their marriage despite not having sought the DM's approval। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर रखा है कि सेवरल इंटरफेथ कपल्स अपने मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग sought the DM's अप्रूवल, अगर DM का अप्रूवल इसमें नहीं मिलता है। रिसेंटली साइक्लोन फेंगल has emerged in Bay of Bengal and Indian Ocean region and it approaches Tamil Nadu coast। In this article we will discuss about cyclones। India Meteorological Department announced that existing deep depression may intensify into a cyclone and the chances of the storm hitting the Tamil Nadu coast। रिसेंटली IMD ने अनाउंस किया है कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन के अंदर एक डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ है जो कि इंटेंसिफाई हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन और तमिलनाडु कोस्ट से ये स्टॉर्म हिटिंग हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल का यहाँ पर लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। A low pressure area over the southeast Bay of Bengal and east equatorial Indian Ocean has developed into a deep depression as of November 26, 2024। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में लो प्रेशर एरिया यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ
उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में डेवलप हुआ। इट मीन्स ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन का, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है पहले। उस लो प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पर डीप डिप्रेशन से डेवलप हुए और उसके बाद ये साइक्लोन में कन्वर्ट हुए इंटेंसिफाई होने के बाद। इट मीन्स डीप डिप्रेशन इंटेंसिफाई होने के बाद साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो गए। IMD predicted it में strengthen into cyclonic storm by लास्ट नवंबर। लास्ट नवंबर बीत चुका है। IMD ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि साइक्लोन लास्ट नवंबर तक स्ट्रेंथन हो सकते हैं। The cyclone is expected to bring strong winds, heavy rainfall, and potential coastal flooding in various regions along the Bay of Bengal, particularly coastal Tamil Nadu। साइक्लोन के थ्रू ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स आ सकती हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है और बे ऑफ बंगाल के अलोंग वेरियस रीजन्स में कोस्टल फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु स्टेट। नेमिंग ऑफ साइक्लोन फेंगोल। साइक्लोन फेंगोल का नेमिंग किस कंट्री ने किया, इसका मीनिंग क्या है? इफ द डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोन इट विल बी नेम्ड फेंगोल। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये डीप डिप्रेशन अगर इंटेंसिफाई हो जाता है इनटू साइक्लोन तो इसका नेम फेंगोल दिया जाएगा। ये जो नेमिंग किया है सऊदी अरेबिया कंट्री ने किया है, रूटेड इन अरेबिक रिफ्लेक्टिंग रीजनल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फेंगोल का मीनिंग अरेबिक लैंग्वेज में वहाँ की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है? इसके नेमिंग में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं? द नेमिंग ऑफ साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन आर गिवन बाय अ पैनल ऑफ 13 कंट्री अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इनका नेमिंग WMO एंड UNESCAP के अंडर आने वाले 13 कंट्रीज के एक पैनल के द्वारा किया जाता है। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNESCAP मीन्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन ऑर्गेनाइजेशन 13 मेंबर्स के द्वारा ये नेमिंग साइक्लोन का किया जाता है। दिस 13 कंट्रीज, अभी 13 कंट्रीज कौन कौन से? सच है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ओमान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। 30 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स का नेमिंग करते हैं। साइक्लोन नेम्स आर चूजन टू बी शॉर्ट, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव। किसी भी साइक्लोन का जो नेमिंग किया जाता है वो शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए, ऐसे पहले से ही प्रपोज कर लिया जाता है। ईच मेंबर सबमिट अ लिस्ट ऑफ 13 नेम्स क्रिएटिंग अ रोटेशनल नेमिंग सिस्टम। ईच कंट्री लगभग 13 नेम्स का एक लिस्ट सबमिट करता है और रोटेशनल नेमिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। साइक्लोन्स नेम्स आर असाइंड सीक्वेंसली एज साइक्लोन फॉर्म वंस यूज द नेम इज रिटायर्ड एंड नॉट रीयूज्ड। साइक्लोन का नेमिंग साइक्लोन सीक्वेंसली यहाँ पर हर कंट्री का नेम प्रपोज किया जाता है। वंस एक बार अगर नेम यहाँ पर किया गया है किसी वर्ड का तो उसको दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स एक साइक्लोन का नेमिंग जिस वर्ड से किया होगा उस वर्ड को नेक्स्ट टाइम साइक्लोन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फॉलोइंग फेंगा द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी नेम्ड शक्ति प्रोपोज्ड बाय श्रीलंका एंड नेक्स्ट मंथ प्रोपोज्ड बाय थाईलैंड, नेक्स्ट मोन्था प्रोपोज्ड बाय थाईलैंड एज अनदर अपकमिंग नेम। नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर साइक्लोन आता है तो उसका नेम शक्ति होगा जो कि श्रीलंका के द्वारा प्रपोज किया गया है, और उसके नेक्स्ट जो भी साइक्लोन आएगा उसका नेम मोन्था जो कि थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया है रखा जाएगा। साइक्लोन्स इन अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? साइक्लोन्स जनरेटेड इन अरेबियन सी आर लेस फ्रीक्वेंट देन इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू विंड पैटर्न डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर जो भी साइक्लोन होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं देन बे ऑफ बंगाल, बिकॉज बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन आते हैं जबकि अरेबियन सी के अंदर लेस फ्रिक्वेंट वे में साइक्लोन्स आते हैं। इसका रीजन मेनली विंड पैटर्न, डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये इसके कुछ रीजन्स हैं। Regions of Bay of Bengal experience more favorable conditions for cyclone formation, such as warm water and lower vertical wind shear.
बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर मोर फेवरेबल कंडीशन साइक्लोन के लिए अवेलेबल हो जाती हैं, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, सच यहाँ पर वार्म वाटर होता है, जबकि बे ऑफ बंगाल का जो ओशन वाटर सी वाटर है वो उतना हॉट नहीं होता, वार्म नहीं होता है जितना कि बे ऑफ बंगाल का वाटर होता है। लोअर वर्टिकल विंड से भी इसका एक रीजन हो सकता है। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। नंबर वन, टाइफून अगर इन द पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर जितने भी साइक्लोन्स अकर होते हैं, साइक्लोन जनरेट होते हैं, उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। अफेक्ट्स कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड द फिलीपींस। टाइफून के थ्रू वेरियस कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया सच एज जापान, चाइना, फिलीपींस इससे अफेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ हरिकेन्स जनरेट इन वेस्ट इंडियन आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन रीजन में जो आइलैंड हैं वहाँ पर हरिकेन आता है। हरिकेन की वजह से मैक्सिको, यूएस, कैरिबियन नेशंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नंबर 3, टॉर्नेडोज इमर्ज इन गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथ सदर्न यूएसए। वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए रीजन में टॉर्नेडो टॉर्नेडोज इमर्ज होते हैं। इट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिडली रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम थंडर स्टॉर्म। टॉर्नेडोज में थंडर स्टॉर्म के थ्रू एयर्स एक्सटेंडिंग होती हैं और वो कॉलम्स में रोटेट करती हैं। नंबर 4, विली विलीज। दिस टर्म यूज्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए विली विली टर्म यूज किया जाता है। इट कॉजिंग हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द रीजन। इस रीजन में हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स विली विली की वजह से आती हैं। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस terminology of cyclone in different places of world. We can see here hurricane and tropical cyclone, typhoon cyclone. World Meteorological Organization. Now we will discuss about World Meteorological Organization. WMO established in 1950 originated from the International Meteorological Organization founded in 1873. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इस्टेब्लिश किया जाता है और 1873 का इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंड किया जाता है तो इसको बाद में 1950 में WMO के साथ रीनेमिंग कर दिया जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। इट प्रोमोट्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर कंट्री। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेरियस कंट्रीज के बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए प्रमोट करता है। In this article, we will discuss about Global Plastic Treaty of South Korea. Nearly 200 countries are in South Korea's bosom for negotiations on a deal to curb plastic pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए साउथ कोरिया के अंदर nearly 200 कंट्रीज नेगोशिएशंस कर रहे हैं, रिसेंटली चल रहा है। बट एफर्ट्स टू रीच द लैंडमार्क एग्रीमेंट आर लॉड ओवर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड फेजिंग आउट केमिकल्स विच हार्म ह्यूमन हेल्थ। बट यहाँ पर कुछ लैंडमार्क एग्रीमेंट लॉक्ड है कुछ वेरियस रीजन्स की वजह से, सच एज प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करने से रिलेटेड इशू पर यहाँ पर एग्रीमेंट स्टॉप है एंड ह्यूमन हेल्थ को हार्म करने वाले कुछ केमिकल्स का फेजिंग आउट किया जाए, इससे रिलेटेड इशू पर एग्रीमेंट अभी भी लॉक्ड है। इट मीन्स कुछ कंट्री चाहते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए और प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज होने वाले हार्मफुल केमिकल्स का फेज आउट किया जाए, जबकि कुछ कंट्री चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलना चाहिए क्योंकि उन कंट्रीज में डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज जुड़े हुए हैं। वो कंट्री नहीं चाहते कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए और केमिकल्स का फेजिंग आउट किया जाए। The study without consensus on these issues will fail to solve the pollution crisis. बिकॉज इस ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो
पॉल्यूशन क्राइसिस, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व करना है। और अगर इन इशू से रिलेटेड कॉन्सेंसस पर ये 200 कंट्रीज नहीं पहुंचते हैं तो ये ट्रीटी अनसक्सेस रह सकती है। बट मोस्टली प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक कंट्रीज स्ट्रांगली ओपोज, मोस्टली जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इन कंसर्न को ओपोज किया है। मोर देन 90% ऑफ द प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकल्ड व्हाइल प्लास्टिक प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाय 2060। करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन हो चुका है उसका 90% प्लास्टिक अभी रिसाइकल नहीं किया गया। इट मीन्स ओनली 10% को ही रिसाइकल किया गया है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2060 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी, व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक ट्रीटी। 2022 में जो प्लास्टिक ट्रीटी किया गया था, करंट की ट्रीटी उसी का पार्ट। और प्रीवियस ट्रीटी में प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था। इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा एंड प्लास्टिक पोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया गया था। इट मीन्स इस रेजोल्यूशन का नाम था एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। सेटिंग ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। 2022 के इस ट्रीटी में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने सेटअप की गई थी। इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था या इसको जो टास्क दिया गया था वो टास्क था कि ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी डेवलप करे। इट मीन्स ऐसी ग्लोबल लेवल पर ट्रीटी की जाए जो लीगली बाइंडिंग उसमें प्रोविजंस होंगे सो दैट ऑल नेशंस के द्वारा प्लास्टिक प्रोडक्शन और उसके यूज को गवर्न किया जा सके। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेड इन 2022 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. 2022 में 175 कंट्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2024 तक कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर एग्री हुए थे। इट मीन्स 175 कंट्रीज चाहते थे कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होने चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर 2024 तक का टारगेट रखा गया था। और साथ में प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स साइन किए थे। वाई देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ। नंबर वन, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। वर्ल्ड में पीपल प्लास्टिक पर उनका डिपेंडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कुछ एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं। नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। एनवायरमेंट एंड हेल्थ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। नंबर फोर, प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। नंबर फाइव, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। Growing dependence on plastic. Plastic adaptable and versatile properties have made it indispensable, which led to a surge in global production, doubled from 324 million ton in 2000 to 460 million ton in 2019. Because plastic adaptable है और versatile property इसके अंदर होती है जिसकी वजह से ये indispensable बन चुका है। और यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का ग्लोबल प्रोडक्शन सर्ज हुआ है। 2000 में जहां प्लास्टिक का प्रोडक्शन 234 मिलियन टन था वहीं 2019 में इसका प्रोडक्शन 460 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन 700 मिलियन टन तक रीच कर सकता है। नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंट क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कुछ एनवायरमेंट क्राइसिस भी शो हो रहे हैं। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक्स 20 to 500 years with less than 10% recycled till now। प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन होने में 20 to 500 years तक लग सकते हैं और 10% तक अभी इसका रिसाइकल हुआ है। Currently, annual plastic waste agency approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050। करंट में एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 400 मिलियन टन तक हो रहा है
और 2050 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 62% तक इंक्रीज हो सकता है। A large amount of waste leak into rivers and oceans leading to harmful microplastic and nanoplastic in the rivers and oceans. प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज पार्ट रिवर्स ओशंस के अंदर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओशन एंड रिवर वाटर में माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक जनरेट होते हैं और इसकी वजह से रिवर्स एंड ओशन की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। हेल्थ और एनवायरमेंट पर प्लास्टिक प्रोडक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Plastic will threaten human health and ecosystems. Chemical in plastic can cause various problems such as endocrine disruptions, cancer, diabetes, reproductive disorder, and neurodevelopmental impairment. प्लास्टिक वेस्ट इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो केमिकल्स जनरेट होते हैं उसकी वजह से वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट शो हो सकते हैं। मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज आर सीवियरली अफेक्टेड। प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बिग रोल रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड प्लास्टिक मैनेजमेंट के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Plastic accounted for 3.6% of global emission in 2020, primarily from fossil fuel-based production. Emissions could increase by 20% by 2050 if trends persist. फॉजिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक का अगर प्रोडक्शन किया जाता है, इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो कि फॉजिल फ्यूल बेस्ड है, वहाँ पर प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो किया जाता है उसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस होते हैं और ग्लोबल एमिशन ओवरऑल जो होता है उसका 3.6% के लिए प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। India's contribution to plastic pollution. Our country, India, is the largest contributor to global plastic pollution, which accounting for 20% of emissions, 9.3 million ton annually, surpassing Nigeria and China. Currently, India वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर कंट्री बन चुका है ग्लोबली। ओवरऑल एमिशंस के 20% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है और इंडिया नाइजीरिया और चाइना को प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में सरपास कर चुका है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इट मीन इससे पहले जो ट्रीटी हुआ था और करंट के ट्रीटी को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। ऑपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप, बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर प्रोडक्शन कैप इम्पोज करने की कोशिश की गई और इंडिया ने इसका ऑपोजिशन किया। India opposed restrictions on polymer production, arguing that such measures violate the UNEA 2022 resolutions mandate. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 2022 का मैंडेट था, इंडिया ने कहा है कि ये जो पॉलीमर प्रोडक्शन का जो रेस्ट्रिक्शंस प्रोडक्शन कैप जो यहाँ पर इम्पोज किए गए थे लास्ट ट्रीटी में, प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कैपिंग जो किया गया था, इंडिया ने कहा है कि UNEA 2022 के रेजोल्यूशन के मैंडेट का ही कहीं ना कहीं वायलेशन है और इंडिया ने पॉलीमर प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने का जो प्रोविजन किया गया था उसका भी ओपोज किया था। नंबर 2, फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रीटीज कोर प्रोविजन। इंडिया ने कहा कि इस ट्रीटी का जो कोर प्रोविजन होना चाहिए वो कंट्रीज के लिए एक दूसरे के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली। इंडिया ने कहा कि ट्रीटी के अंदर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जनरेट होने वाले हार्मफुल केमिकल्स से रिलेटेड जो प्रोविजन किए गए हैं, इन केमिकल्स पर जो भी रेगुलेशन मेकिंग किए जाएंगे वो साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर रेगुलेशन किए जाने चाहिए एंड इनको डोमेस्टिकली ही रेगुलेट किया जाना चाहिए, ना कि ट्रीटी बेस पर। अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट इन 2022, while India banned 19 categories of single-use plastic, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by national circumstances. 2020 में इंडिया ने अबाउट
19 कैटेगरी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था। और इंडिया ने एम्फेसाइज किया था कि ये जो प्लास्टिक फेज आउट का प्रोसेस होगा वो नेशनल सर्कमस्टेंस के बेस पर होना चाहिए। In 2022, India bought plastic waste management amendment rule, which banned 19 categories of single plastic use. 2022 में इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 यहाँ पर ब्रॉड किया था, जिसके थ्रू 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल प्लास्टिक यूज को यहाँ पर बैन किया था। सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, इंडिया डिमांड फॉर मैकेनिज्म टू assess infrastructure need, financial requirement and predictable funding for scientific and safe waste management। इंडिया ने डिमांड किया कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को असेस किया जाए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को असेस किया जाए एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इस फंडिंग को यहाँ पर इंश्योर किया जाए सो दैट पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को कम किया जा सके। What is bird flu, which is also known as H5N1 virus? Why in use? During 2020, the highly pathogenic avian influenza A H5N1 virus of clade 2.3.4.4b emerged and rapidly spread across many parts of Africa, Asia and Europe। 2020 में एक हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा AH5N1 वायरस इमर्ज होता है और अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के मैनी पार्ट्स में रैपिडली तरीके से स्प्रेड होता है। In 2021-22, the 2.3.4.4 big clade of H5N1 first spread to North America and then to South America, where it caused large-scale mortality of seabird। 2021-22 में H5N1 का 2.3.4.4 भी क्लैड सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के अंदर स्प्रेड होता है, जहाँ पर बहुत सारा सी बर्ड्स का यहाँ पर मॉर्टेलिटी होता है। दिस वायरस कैन स्प्रेड टू मैरिन मम्मल्स, ये जो वायरस है ये मैरिन मम्मल्स तक भी स्प्रेड हो चुका है। It spread along the coast of Peru and Chile in 2022-23, infecting and killing 30,000 sea lions। The virus also spread to dolphins, otters and other marine mammals। ये जो वायरस है H5N1 का जो क्लैड है न्यू, पेरू एंड चिले कोस्ट तक पहुंच चुका है, जहां पर 30,000 से ज़्यादा सी लायंस को इसने इन्फेक्ट और किलिंग किया है और डॉल्फिन्स, ऑटर्स एंड अदर मैरीन एनिमल्स तक भी स्प्रेड हो चुका है। इट मीन्स H5N1 वायरस और बर्ड फ्लू अब मैरीन मम्मल्स तक भी स्प्रेड हो चुका है। इन अर्जेंटीना द वायरस स्प्रेड टू एंड किल्ड ओवर 17,000 एलिफेंट सील्स। अर्जेंटीना में H5N1 वायरस के थ्रू मोर देन 70,000 एलिफेंट सील किल हो चुके हैं। About bird flu, what is bird flu? Bird flu is an infectious disease in birds caused by avian influenza type A virus। बर्ड फ्लू एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो कि मेनली बर्ड्स में एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होता है। इट मीन्स एवियन इन्फ्लुएंजा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। इट में कॉज मिल्ड टू सीवियर इलनेस और सडन डेथ इन बर्ड्स। डोमेस्टिक पोल्ट्री लाइक चिकन्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। बर्ड फ्लू के अंदर अगर बात की जाए सिम्टम्स की, तो सीवर्स टू मिल्ड इलनेस हो सकता है, सडन डेथ भी बर्ड्स का हो सकता है। डोमेस्टिक पोल्ट्री लाइक चिकन्स ये मोस्ट वल्नरेबल साइट्स हैं। साइंस इन इन्फेक्टेड बर्ड, अगर कोई बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है तो क्या क्या साइंस शो हो सकते हैं? लैक ऑफ एनर्जी एंड एपेटाइट हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। What is H5B1 bird flu? Avian influenza AH5N1 or H5B1 bird flu is a highly pathogenic virus which primarily circulates among birds but can infect mammals। Avian influenza और H5B1 बर्ड फ्लू ये हाईली पैथोजेनिक वायरस है जो कि प्राइमरली बर्ड्स में सर्कुलेट होता है और ममल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है।
H5N1 originated from a virus outbreak in 1996 in China and rapidly evolved into a highly pathogenic strain. H5N1 वायरस सबसे पहले चाइना में 1996 में इसका आउटब्रेक होता है और हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन इसका रैपिडली इवॉल्व होता है. Since 2020, it has spread across Asia, Europe, Africa, North America, South America, and even mainland Antarctica. 2021 के बाद ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन एंटार्क्टिका के मेनलैंड में स्प्रेड होता है. India experienced the first H5N1 outbreak in the state of Maharashtra and Gujarat in 2015. इंडिया के अंदर पहली बार H5N1 का आउटब्रेक महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में 2015 में एक्सपीरियंस किया जाता है. ह्यूमन रिस्क H5N1 वायरस डज नॉट इजीली इन्फेक्ट ह्यूमंस बट सम केसेस कंटिन्यू टू अकर मेनली लिंक्ड टू पोल्ट्री एक्सपोजर. H5N1 वायरस ह्यूमन को इजीली इन्फेक्ट नहीं करता है बट कुछ पर्सन्स जो पोल्ट्री के कांटेक्ट में होते हैं उन पर्सन्स में कुछ केसेस सीन किए गए हैं. Human to human transmission remains rare, but the potential for further cases exists, particularly in regions where the virus is endemic in poultry. Human to human transmission काफ़ी रेयर है, बट कुछ रीजन्स जहाँ पर पोल्ट्री साइट्स हैं वहाँ पर यह वायरस एंडेमिक हो सकता है और वहाँ पर ह्यूमन इन्फेक्ट हो सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रिकमेंडेशंस. WHO ने बर्ड फ्लू अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स यहाँ पर प्रपोज किए. WHO एडवाइज द पब्लिक टू अवॉइड हाई रिस्क इन्वायरमेंट लाइक लाइव एनिमल मार्केट एंड प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन. WHO ने कहा है कि लाइव एनिमल मार्केट के इन्वायरमेंट जो होते हैं वो हाई रिस्क की इन्वायरमेंट है, इसको अवॉइड करना चाहिए और गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना होगा. Prompt reporting of sick animal and avoiding consumption of sick poultry are recommended. WHO ने कहा है कि sick animal का promptly रिपोर्टिंग करना चाहिए, sick poultry के कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए. Individual exposed to infected bird or environment should seek medical care promptly. कोई भी इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड बर्ड या इन्फेक्टेड बर्ड के इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होता है उसको इमिडिएटली मेडिकल केयर सीख करना चाहिए. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं such as H5N1 virus sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following diseases: A. AIDS, B. bird flu, C. dengue, D. swine flu. Answer is swine flu. Which of the following statements are correct? Virus can infect bacteria, fungi, plants. Select the correct answer using the given code. आंसर इज D 1 2 3. इट मीन्स वायरस बैक्टीरिया को भी, फंगाई को भी एंड प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.